नमस्कार साथियों, मैं संध्या तिवारी बातायन के लिए आज लेकर आई हूँ यादों के गलियारों से एक और अतीत की याद। ये संस्मरण मैंने लिखा था कई साल पहले और ये मेरी किताब शेड्स में ये सबसे पहले पेज पर ही उद्धृत है। तो मैंने आज ये सोचा कि आज आपको पढ़ कर के सुनाऊं इसको और देखिए आपको कैसा लगे। पढ़ने और सुनने का दोनों का एक अलग अनुभव है। पढ़ना जो कि एक दिमाग में एक रस देता है, सुनना कानों को अभिसिंचित करता है। कहना, सुनना, पढ़ना ये सब अलग चीज़ें हैं। देखिए मैं इसमें कितना सफल हो रही हूँ, कितना सफल हो पा रही हूँ। ये आपके लाइक, कमेंट और शेयर करने का ऑप्शन ही ये मुझे बताएगा कि मैं कितना सफल हो पा रही हूँ। तो आज मैं एक और संस्मरण पढ़ रही हूँ, कुमोदिनी बनाम बेहया। शाहजहांपुर जितना अशफाक उल्लाह, राम प्रसाद बिस्मिल, राजी सेठ, भुवनेश्वर आदि का है उतना ही मेरा भी है। माना कि मैं उन जैसी नामचीन नहीं हूं, लेकिन हूं तो उसी मिट्टी में सनी मड़ी है ना। कहते हैं शाहजहांपुरिया थोड़े लड़ैया होते हैं, थोड़े जिद्दी, थोड़े भावुक, थोड़े अल्हड़, थोड़े कल्पना लोक में विचरण करने वाले, लेकिन मन के साफ सुथरे। महान हस्तियों वाले शहर की बिटिया महान तो मैं बिल्कुल न थी। बस इन महान हस्तियों के शहर का होने से ही मेरी पीठ भारी रहती। यूं तो मैं एक मध्यम वर्गीय परिवार से हूं। मध्यम वर्गीय परिवार की एक तयशुदा जिंदगी होती है, जहां ना एलीट क्लास वाली स्वच्छंदता और ना निम्न वर्ग वाली निर्भयाचरण की निरानंदता। मध्यम वर्ग में स्वेच्छाचार के लिए कोई स्थान नहीं होता, हालांकि अपवाद इसमें भी होते हैं। मैं उसी मध्यम वर्गीय सांचे का प्रोडक्ट हूं, जिसमें कि रीति रिवाजों और रिस्ट्रिक्शनों की लंबी फेहरिस्त शामिल है। 12 की वय आते आते मुझे अच्छे से समझा दिया गया था कि लड़के बुरे होते हैं और उनसे किसी प्रकार की दोस्ती नहीं रखनी चाहिए। लड़कों से दोस्ती के बावत चचेरे, ममेरे, तैरे भाइयों के अलावा कोई नहीं था, लेकिन ख्वाहिशें कम ना थी। भाई लोग भाई कम और तानाशाह ज्यादा थे, या यूं कहूं कि दादागिरी ज्यादा दिखाते थे। इसलिए किसी भाई से दोस्ती जैसा नाता तो नहीं ही था। यूं बिना किसी अफसाने के मेरी किशोर वय बीत गई और मेरे घर के बालों की इच्छानुसार यौवन की शैशवावस्था में ही मेरा ब्याह कर दिया गया। किशोर वय की अलना पूरी तरह गई नहीं और यौवन अभी पूरी तरीके से महका नहीं था। मुझसे 4 साल बड़े पति का भी कच्चा पक्का ऐसा ही हाल था। वैसे भी औरतें आदमियों से जल्दी परिपक्व होती हैं, ऐसा सुना है। इस गणित से भी इन्हें मेरे बाद ही अक्ल की दाढ़ निकलनी थी। इसलिए जब आज की देहरी पर खड़े होकर मैं 30 साल पीछे देखती हूं, तो लगता है मुझे ही अक्ल कम थी, उनकी तो बात ही छोड़ दी जाए। खैर, सुंदर, सुडौल, मनभावन युवक पति के रूप में पाकर मैं पूरी तरीके से फूली नहीं समा रही थी। घूंघट की आड़ में मैंने उन्हें सैकड़ों प्रेम पत्र लिख दिए, जाने कितने शहद भरे चंद्रमा भेंट कर दिए, लेकिन मेरे मन मंदिर के देवता को इसकी भनक तक नहीं थी। मूक प्यार जब परवान न चढ़ा तो मन
ढिठाई पर उतर आया। और उतरे भी क्यों ना, आखिर सामाजिक मान्यता जो मिल चुकी थी। मैं कल्पना लोक में विचरती पति को नायक और खुद को किसी नायिका से कम न समझती। लेकिन सैया मिले लड़कैया मैं का करूं वाली तर्ज पर मालिनी अवस्थी का ये लोकगीत मुझे रह रहकर मारता रहता। मेरी आंखें सूखे की मार खाई धरती सी पथराने लगती। पुरानी फिल्मों के अमोल पालेकर भी इतने सीधे क्या होंगे जितने कि हमारे वो, कि सारा का सारा सीधापन उनके सामने पौना हो जाए। मैं उनके लिए सास ससुर की सुरक्षा बहू, नंदों के लिए भाभी माँ और उनके लिए पतिव्रता पत्नी। इसके अलावा उनके दिमाग में मेरा कोई स्थान, किसी तरीके की कोई छवि नहीं थी। लेकिन मेरे कल्पना में मेरे पति पति न होकर धीरोदात्त नायक थे। ऐसे नायक जो अपनी नायिका को बचाने के लिए 10-10 गुंडों से अकेले ढुशुम ढुशुम कर लें, नायिका के कहने मात्र से चांद तारे तोड़ लाएं। ऐसे कन्हैया जो कालिका दहे, बकासुर बध, अगासुर बध और ज्ञान ध्यान का पर्याय होने पर भी राधा रानी के एकांतिक प्रेम में डूबे रह सके। ऐसी ही कितनी अतिरेकी कल्पनाओं में डूबती उतराती मैं जमीनी पति को कब किताबी नायक का दर्जा दे बैठी। नई नई आकांक्षाएं, नई उम्मीदें, नई उमंगें, सब कुछ नया। खैर, जेठ के दुरागमन के बाद रक्षाबंधन के त्योहार पर मायके जाने को जब मिला, पहली बार जेठ आषाढ़ और पूरा सावन अपनों से दूर रहने के बाद मन अपनों से मिलने के लिए बहुत व्याकुल था। क्योंकि मैं इससे पहले कभी इतने दिनों कहीं बाहर नहीं रही थी अपनों को छोड़ करके। वैसे त्योहारों की रीति अगर ना हो तो शायद आने जाने का कोई बहाना भी ना मिले। तनिक सा क्षोभ, तनिक सी उत्साह और ढेर सारी उत्कंठा लिए मैं पतिदेव के साथ छोटी लाइन की रेलगाड़ी में सवार होकर शाहजहांपुर की ओर चल दी। पीलीभीत से शाहजहांपुर का सफर यूं तो मात्र 2-2.5 घंटे का है, लेकिन उस समय पीलीभीत में स्मॉल गेज की गाड़ियां ही चलती थीं और स्मॉल गेज पर ट्रेनों की क्रॉसिंग होने के कारण यह रास्ता कम से कम 4 घंटे का हो जाता था। ट्रेन की क्रॉसिंग बीसलपुर और शाहबाज नगर में हुआ करती थी। शाहबाज नगर शाहजहांपुर के आउटर पर था। वहां गाड़ियों की क्रॉसिंग होना तय था। जब तक दूसरी गाड़ी नहीं आती तब तक पहली आई हुई गाड़ी को ग्रीन सिग्नल नहीं मिलता था। कभी कभी ट्रेनों की क्रॉसिंग अपने आप में काफी समय लेने वाली और उबाऊ होती थी। सावन का महीना था। ताल तलैया पानी से भरे हुए थे। कहीं कहीं जलकुंभी के साथ कुमोदनी और फफूलों की आमद भी दिखाई दे रही थी। रेलगाड़ी की खिड़की से इधर उधर झांकने के अतिरिक्त कोई और साधन भी नहीं था और उस समय कोई मोबाइल फोन भी नहीं था जो मोबाइल फोन में ही आंखें गड़ा ली जाए। इसलिए चाय वाला, चने वाला, समोसे वाला जो भी खिड़की के समीप गुजरता हम उससे भाव-ताव करते, कुछ लेना होता तो लेते, लेकिन कितनी देर। थोड़ी ही देर में लोगों की आवाजाही से उचाट मन लश लश करती हरियाली में जा उलझा। जिस जगह मेरी ट्रेन की बोगी रुकी थी उसके सामने तकरीबन 50-60 कदम की दूरी पर पानी से लबालब भरा हुआ एक डबरा पसार पा रहा था। जैसा कि आमतौर पर देखा, गांव में सड़क किनारे ताल तलैया छोटे छोटे गड्ढों में बरसात का पानी जमा होने से वनस्पति अपने आप विकस उठती है। ऐसा ही दृश्य रेलगाड़ी की खिड़की से मैंने देखा कि पटरी के किनारे छोटी सी तलैया है जिसमें बरसात का पानी कुछ ज्यादा ही भर गया है। उसके किनारे किनारे कुछ बड़े वृक्ष तो कुछ बेहया जैसे मध्यम कद के वृक्ष हवा के झकोरे से झूम झूम कर इठला रहे हैं।
उसके भोंपू के आकार वाले हरे हल्के प्याजी गुलाबी फूल किसी भी सहृदय को अपनी ओर आकर्षित कर रहे थे। तलैया के भीतर कुमोदनी की कलियां सिर ताने गर्वीले सैनिकों सी खड़ी थी। हवा की आवक से उनके कुछ गोल परंतु चारों ओर जिग जैग की कटिंग वाले कटे पत्ते हल्के हल्के हिल रहे थे, फिर जहां के तहां थम जाते। उन पत्तों पर ताल का पानी चांदी के पत्थर सा चमकता था। प्रकृति नटी की छटा देख मेरे कल्पना लोक के विहग अपने लंबे चौड़े डैने फैलाकर उड़ने को व्याकुल हो उठे। आज की तरह मोबाइल होता तो मैं विभिन्न एंगल से दृश्य उतारने बैठ जाती, लेकिन तब ऐसा कुछ नहीं था। जो कुछ था दिमाग की मेमोरी में ही फीड करो और बाद में उसे रिकॉल करके चित्र बनाओ, लेखनी चलाओ या चटकारे लेकर किस्से सुनाओ, जो कि मैं आज कर रही हूं। कुमोदिनी जैसा आकाश कुसुम तो था नहीं जिसे मैं पा नहीं सकती। ऐसा विचार आते ही मैंने अपने पास बैठे अपने कल्पना लोक के प्रणयी नायक को देखा, जो अपनी ही किसी दुनिया में लीन थे। मैंने कहा, सुनो जी, वह जो सामने के ताल में कुमोदिनी है ना, वह ले आओ ना। मैंने तर्जनी से ताल की ओर बिल्कुल वैसे ही इंगित किया जैसे त्रेता युग में सिया जी ने स्वर्ण हिरण को देकर उसे पाने की बलवती इच्छा के चलते श्री राम जी से मनुहार की होगी। उन्होंने मेरी बात पर कोई कान न दिया। ऐसा लगा जैसे ये शब्द मैंने रेलगाड़ी की दीवारों से कहे थे। सुनो ना, मुझे कुमोदिनी ला दो ना प्लीज। इस बार मेरी आवाज में विनती का पुट शामिल था। और इस बार उन्होंने मुझे पीछे धकियाते हुए खिड़की से झांक कर देखा। बोले, क्या करोगी फूलकार, गाड़ी चल दी तो? कहकर वह फिर अपनी जगह बैठ जाने किन ख्यालों में गुम हो गए। मेरा प्रेसी मन का मान चकनाचूर हो गया। क्या आकाश के तारे मांग रही हूं जो आपके बस की नहीं है? हद कर दिया आपने, सामने से फूल आप मेरे लिए नहीं ला सकते, कहकर मैंने उनकी ओर से मुंह फेर लिया। प्रेम की पुलक का मान टूटा जा रहा था। गलित अभिमान आंसू बनकर आंखों में छलक उठा। मेरा मलिन मुख देख पतिदेव चुपचाप उठे और बोगी से निकलकर ताल की ओर चल दिए। आहत अभिमान अभी भी मुंह फुलाए बैठा था। फिर भी मैं उन्हें ताल के नजदीक तक देख पाई, जब तक एक चाय वाला खिड़की के सामने आकर बोगी में बैठी अन्य सवारियों को चाय देने लगा। वह गया तो मैंने देखा पतिदेव तलैया के पास से वापस आ रहे थे। कुछ क्षणों पश्चात मेरे सपनों के राजकुमार ने आकर मुझे बेहया का हल्का बैंगनी फूल पकड़ा दिया, जिसके डंठल में से अभी भी दूध टपक रहा था। मैं कभी फूल तो कभी पतिदेव का चेहरा देखकर यह अंदाज ही नहीं लगा पा रही थी कि पतिदेव मुझे छेड़ रहे हैं या यही असलियत है। उधर हाथ में फूल पकड़ाकर श्रीमान पास बैठकर मेरे मुख से कुछ प्रशंसा के शब्द सुनना चाह रहे थे, इसलिए उन्होंने अपनी नजरें मेरे चेहरे पर गड़ा रखी थी। मैं 5 मिनट इंतजार करती रही कि मुझे उदास देख ये अपने कपड़ों में छिपाकर रखी कुमोदिनी मेरे सामने करके मुस्कुराएंगे और मैं भी झूठा मान करते हुए हंस पड़ूंगी। लेकिन जो कुछ मेरे हाथ में था वही सत्य था। कुमोदिनी के बेहया में बदल जाने के कारण मेरी आंखें नम हो उठी थी। मेरे पहले प्यार का ऐसा हश्र होगा सपने में भी नहीं सोचा। आकाश की अनंत ऊंचाइयों से गिरकर मेरा प्यार घायल पंछी सा तड़प उठा। शाहजहांपुर पहुंचकर भी मेरे मन की उदासी नहीं टूटी। मायके में दामाद की खूब आवभगत हुई, लेकिन जिस पत्नी के कारण दामाद हुआ उसी के मध्य अगर अबोला खींचा हो तो मन का खिन्न होना स्वाभाविक है। साली, सलहेज, साला, सास, किसी की दिलजोई उन्हें भा नहीं रही थी।
इतना तो मुझे भी समझ में आ रहा था, लेकिन मैं एक अपरिभाषीय उद्विग्नता से भरी हुई थी। मन की आरजू ने 4 सतरें चोरी छुपे किसी बंद लिफाफे में धड़कते दिल के साथ भेजी थी, उसे जिंदगी ने बड़े भोलेपन की सरलता से मसल दिया था। हस्ब मामूल जब रात्र के एकांत क्षणों में हम इकट्ठे हुए तो उन्होंने हमारी उदासी और चुप्पी का कारण पूछा। यकायक कुछ बोलते न बना। मने कि इन्हें अभी तक अपनी गलती का एहसास ही नहीं है, इन्हें अपनी भूल पता ही नहीं है इन्होंने क्या किया। मेरी कातरता अब संभाले नहीं संभल रही थी। चुप्पी तोड़ते हुए मैंने रूखे स्वर में पूछा, ट्रेन में आप कौन सा फूल लाए थे, जरा बताएंगे? उन्होंने बड़े भोलेपन से कहा, कुमुदिनी का। उनका उत्तर सुनकर मैं उदासी में भी मुस्कुरा दी, लेकिन साथ ही मुझे लगा कि बात के बाद में लगे 3 डॉट्स की तहरीर पढ़ने वाले फूल, तारे, नदियां, दरिया से बात करने वाले, क्षितिज में डूबते सूरज को पत्थर लिखने वाले अक्सर जिंदगी में अकेले ही रह जाते हैं, अक्सर जिंदगी में अकेले ही रह जाते हैं। धन्यवाद। ये था मेरा आज का यादों के गलियारों से निकला एक अतीत का मोहपाश। आपको कैसा लगा ये ज़रूर बताइएगा। अगर आपको अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। आपकी आभारी रहूँगी। धन्यवाद।